वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और लोअरिंग ऑफ आयनिक रेडियस का जो ग्राफ है फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स का, उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इसको जानने समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से डिफरेंट मेटल आयंस के लिए वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल केस के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि D1 केस यानी ऐसा मेटल आयन जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 3D1 है, से फॉर एग्जांपल स्कैंडियम 2+, उसके चारों तरफ 6 वीक फील्ड लिगेंड्स आते हैं, तो जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है -0.4 डेल O। ठीक इसी तरीके से अगर दूसरा मेटल आयन सपोज कीजिए टाइटेनियम 2+ लेते हैं, उसके चारों तरफ 6 वीक फील्ड लिगेंड्स आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक जो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी D2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिए वो -0.8 होगी एंड सो ऑन। D5 के लिए अगेन 0 हो जाएगी, D6 D7 D8 D9 D10 के लिए करस्पॉन्डिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। अगर हम इस ग्राफ को इस डाटा के साथ कोरिलेट करना चाहें तो हम देखते हैं कि स्कैंडियम के लिए जो आयनिक रेडियाई है वो इतनी है। स्कैंडियम केस था D1 केस -0.4, कैल्शियम 2+ हो जाएगा D0 केस, तो D0 केस के लिए आयनिक रेडियाई इतनी है। स्कैंडियम के लिए D1 केस के लिए आयनिक रेडियाई इतनी है, यानी स्कैंडियम की वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आयनिक रेडियाई इतनी होगी। ऐसे ही टाइटेनियम जो कि D2 केस है उसके लिए आयनिक रेडियाई और भी कम हो जाएगी। फिर वेनेडियम जो D3 केस है -1.2 जिसकी CFSE है, उसके लिए आयनिक रेडियाई कम हो जाएगी। इसके बाद D4 केस क्रोमियम 2+, तो क्रोमियम 2+ के लिए -0.6 CFSE है, उसके लिए आयनिक रेडियाई थोड़ी बढ़ गई है। D5 केस मैग्नीज 2+, जिसके लिए आयनिक रेडियाई और ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 है। ठीक इसी तरीके से अगर हम आगे भी ऑब्जर्व करें तो D6 केस यहाँ पर हो जाएगा आयरन 2+ केस, इसकी CFSE -0.4 है, तो इसकी आयनिक रेडियाई मैग्नीज के कंपैरिजन में जिसकी की CFSE 0 थी कम हो गई है। D7 केस में 0.8 माइनस, तो D7 केस कोबाल्ट का है, ये और कम हो गई है आयनिक रेडियाई इन कंपैरिजन टू आयरन 2+। फिर इसके बाद D8 केस -1.2 CFSE बढ़ती जा रही है और आयनिक रेडियाई कम होती जा रही है। D9 केस में CFSE कम हो गई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम हो गई, तो आयनिक रेडियाई बढ़ गई। जिंक के केस में ये 0 है CFSE, हमने देखा कि आयनिक रेडियाई फिर बढ़ गई। जहाँ पर आयनिक रेडियाई का ट्रेंड कैल्शियम टू जिंक इस डैश लाइन की तरह होना चाहिए था, वो ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, बल्कि आयनिक रेडियाई कैल्शियम से जिंक तक इस तरीके से वेरी करती है कि पहले वेनेडियम तक ये आयनिक रेडियाई कम होती जाएगी, फिर उसके बाद मैग्नीज तक बढ़ेगी, फिर निकल तक घटेगी, फिर जिंक तक बढ़ेगी। आई रिपीट, आयनिक रेडियाई का ट्रेंड कैल्शियम टू जिंक ये डैश लाइन की तरह होना चाहिए था,
जिसमें कि आयनिक रेडियाई ग्रेजुअली लगातार डिक्रीज होती, क्योंकि हमें मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट चलने पर आकार छोटा होता है, इसलिए आयनिक रेडियस भी छोटा होना चाहिए। तो ट्रेंड ये होना चाहिए था डैश लाइन, लेकिन वास्तव में ट्रेंड ये नहीं होता है, ट्रेंड होता है ये जिगजैग। हमारा जो टाइटल था आज का वो था CFSE एंड लोअरिंग ऑफ आयनिक रेडियस। क्यों मेटल आयंस की आयनिक रेडियस CFSE के हिसाब से यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा होती है। निश्चित तौर पर जिस भी मेटल आयन की ऑक्टाहेड्रल फील्ड में CFSE ज़्यादा होगी उतना ही वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। जितना स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि D1, D2, D3, तो CFSE बढ़ती जा रही है। हम बोलेंगे कि D1 केस कम स्टेबल है, D2 केस ज़्यादा स्टेबल है, D3 केस और भी ज़्यादा स्टेबल है। फिर D4 केस में स्टेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि ये -1.2 थी CFSE, ये -0.6 है। आपको याद दिला दूं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी माइनस का मतलब है कि ये एनर्जी सिस्टम में से निकल रही है। अगर सिस्टम में से निकल रही है तो सिस्टम स्थायित्व प्राप्त कर रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। जहाँ पर 0 CFSE है वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र के कारण अतिरिक्त स्थायित्व नहीं मिल रहा है। तो मैग्नीज और जिंक, ये दो मेटल आयंस हैं, यहाँ पर कैल्शियम, इन तीनों में ही अतिरिक्त स्थायित्व के कारण यानी अतिरिक्त क्रिस्टल फील्ड स्थायित्व के कारण स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, इसलिए इनकी आयनिक रेडियस ज़्यादा है। जिनमें भी अतिरिक्त स्थायित्व मिल रहा है CFSE की वजह से, उनकी आयनिक रेडियस इन तीनों से कम है। प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों? हमें मालूम है कि स्टेबिलिटी का अर्थ है कि मेटल और लीगेंड नज़दीक होंगे। यानी जिस भी कॉम्प्लेक्स में मेटल और लीगेंड के बीच का जो बॉन्ड है या बॉन्ड डिस्टेंस है वो जितनी कम होगी उतना ही हम कहेंगे कि मेटल और लीगेंड का बॉन्ड स्ट्रांग है। लेस द बॉन्ड डिस्टेंस लार्जर द स्टेबिलिटी। बंध दूरी कम है, बंध अधिक मजबूत है, हम बोलेंगे कि वो जटिल यौगिक ज़्यादा स्थायी है या अधिक स्थायी है। जितना ज़्यादा स्थायी मेटल लीगेंड बॉन्ड होगा, आई रिपीट, जितना ज़्यादा स्थायी मेटल और लीगेंड बॉन्ड होगा उतना ही मेटल और लीगेंड के बीच की दूरी कम होगी, और अगर ये दूरी कम होगी तो मेटल का आयनिक रेडियस कम होगा। तो अब मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाएगी बात कि जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, जैसे D1, D2, D3 ये स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे D1, D2, D3 आयनिक रेडियस भी छोटा होता जा रहा है। D4 केस में स्टेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि यहाँ -1.2 था D3 में, D4 में -0.6 हो गई, तो आयनिक रेडियस बढ़ गया। मैग्नीज के केस में कोई अतिरिक्त स्थायित्व नहीं था तो आयनिक रेडियस फिर बढ़ गया। इसके बाद D6 केस में स्टेबिलिटी फिर बढ़ी, क्योंकि -0.4 है CFSE, तो फिर से आयनिक रेडियस कम हो गया। फिर जैसे जैसे ये स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है 0.4 माइनस के -0.8 -1.2, वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। निकल पर ये मैक्सिमम हो गई तो आयनिक रेडियस लोवेस्ट हो गया, और उसके बाद फिर से -1.2 से -0.6 कॉपर के केस में ये फिर से बढ़ गई आयनिक रेडियस, क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो गई है। जिंक के केस में क्योंकि अतिरिक्त स्थायित्व नहीं है, इसलिए वापस जिंक उसी लाइन पर आ गया
जहाँ पर कि कैल्शियम, मैग्नीज और जिंक मौजूद थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।